नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे प्यार में का 10वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कुमार भार्गव ने खुशी खुशी एकेडमी संभाल ली। कभी कभी तबस्सुम आकर के उसको संगत देती है तो कुमार को और भी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। तबस्सुम आकर के आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और कुमार भार्गव हंस और मयूरी को प्रैक्टिस करवाता है। कभी कभी आजकल मुमताज बानो भी आकर के दोनों के पास बैठ जाती हैं। कुल मिलाकर के अब तीनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो करके एक मधुर संबंध बना है। कुमार भार्गव के कहने पर तबस्सुम ने अपनी अम्मी को माफ कर दिया। तबस्सुम और कुमार भार्गव के सामने उनका बेटा हंस मौजूद है, इसलिए कुछ सीमा तक उसके हृदय का घाव भर चुका है। भले ही हंस साथ में नहीं रहता मगर आंखों के सामने उपस्थित होना भी कोई कम बात नहीं है। जिसे दोनों ने लगभग खो दिया था, आज उनके सामने ही वही बेटा इतना सफल नर्तक बन गया है। यह दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हंस और मयूरी का पहला क्लासिकल नृत्य और वेस्टर्न डांस का फ्यूजन परफॉर्मेंस लखनऊ में हुआ। दोनों का डांस देख करके तबस्सुम और कुमार भार्गव तो मंत्रमुग्ध हो गए। दर्शकों का उत्साह तो देखते ही बन रहा था, खासकर युवा दर्शक तो जैसे पागल ही हो गए हैं। इस प्रोग्राम के बाद दोनों पूरे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि कई बड़े बड़े शहरों से प्रोग्राम करने का ऑफर आया। दूसरे शहरों में प्रोग्राम के लिए कुमार भार्गव दोनों को और ज़्यादा प्रैक्टिस कराने में मेहनत करने लगा। इसी बीच तबस्सुम ने एक बहुत सुंदर स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। दोनों को मन की मुराद मिल गई। कुमार भार्गव के पापा मम्मी दोनों एक पोती चाहते थे, उनकी मन की इच्छा भी पूरी हुई। कुमार भार्गव के घर में तो उत्सव का माहौल हो गया। कुमार भार्गव के माता पिता के मन में खुशी नहीं समा रही है। वर्षों से सूनी पड़ी जीवन बगिया में एक नन्ही कली का आगमन हुआ। घर में अब एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी और सारा घर संगीतमय हो उठेगा। मुमताज बानो भी कम खुश नहीं है। तबस्सुम को देखने हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है उसका। जरीना तो जैसे खुशी से पागल हो गई है जब से तबस्सुम हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी की देख रेख में तब से जरीना हॉस्पिटल से घर ही नहीं गई। उसने तो हॉस्पिटल को ही घर बना लिया। तबस्सुम ने कितनी बार कहा कि तुम दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती हो, कभी कभी घर जा करके आराम कर लिया करो, मगर जरीना का जवाब होता, मुझे सेवा में जो खुशी मिल रही है छोटी आपा, उसके बाद मुझे और आराम की जरूरत नहीं है। मेरे घर में तो मेरी बहू शिवानी आ गई है, आप लोगों की कृपा से। बहू ने कहा वह सब कुछ संभाल लेगी, बड़ी प्यारी लड़की है। मेरे साजिद की किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत समझदार जीवन संगनी मिली है उसे, मेरी भी बहुत सेवा करती है। अब जब तक हमारी नन्ही परी बड़ी नहीं हो जाती है तब तक मैं आपके पास आपके घर में ही रहूंगी छोटी आपा, आप मना मत करना। मुस्कुरा करके तबस्सुम ने कहा, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ जरीना आपा, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है यह तो हम दोनों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता है। पास में बैठे कुमार भार्गव ने मुस्कुरा करके कहा, मैं समझता हूँ तुम दोनों का रिश्ता, किसी जन्म में तुम दोनों जीवन साथी थे, इस जन्म में आकर के दोनों ने लड़कियों की योनि में जन्म लिया है। तबस्सुम ने मुस्कुरा करके कहा, तो क्या हुआ कुमार, जरूरी तो नहीं है केवल अलग योनि में जन्म ले करके जीवन साथी बन सकते हैं। लड़की योनि में जन्म ले करके भी हमने जीवन साथी की ही भूमिका निभाई है। जब तुम मेरे पास नहीं थे तब जरीना आपा का कितना सहारा था मैं बता नहीं सकती। जीवन साथी और किसे कहते हैं, केवल सुख में साथ देने वाले जीवन साथी होते हैं क्या। जरीना आपा ने तो बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया कि तुमसे भी अच्छा जीवन साथी वही है। मेरी बात सुन करके तुम्हें जलन हो रही होगी कुमार, है ना। तबस्सुम मुस्कुराने लगी। हंसते हुए कुमार भार्गव ने कहा, थोड़ी बहुत हो रही है मगर जरीना आपा के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान भी है। मेरी तब्बू को तो जरीना आपा ने ही जिंदा रखा, नहीं तो मैं अपनी तब्बू को इस जन्म में खो देता। माहौल गंभीर हो रहा है देख करके जरीना ने हंसते हुए कहा, कुमार साहब
छोटी आपा केवल आपके जीवन साथी नहीं है, मेरी जीवन संगनी भी हैं। इसलिए कर्तव्य बनता है मेरा, मैं अपने दिल की बातें छोटी आपा से ही तो बांटा करती थी, वरना मेरा कौन था जो मेरा दुख समझता। मैं छोटी आपा के साथ आपके घर जाऊंगी तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है कुमार साहब? मुस्कुराते हुए कुमार भार्गव ने कहा, तब्बू और तुम्हारे बीच में आने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। जरीना आपा, तुम मेरी बहन हो, भाई के घर में बहन क्यों नहीं रह सकती है? सचमुच कुमार साहब, आपने एक भाई का काम किया है। आप नहीं होते तो साजिद की शादी में बड़ी समस्या आ जाती। केवल मैंने ही सब कुछ नहीं किया जरीना आपा, डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर सोनाली ने भी तो बहुत साथ दिया। दोनों डॉक्टर साहब से तो आप लोगों का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा रिश्ता कभी नहीं देखा। दोनों ईश्वर के भेजे हुए नेक बंदे हैं। हंस की जिंदगी बचाने के लिए ही तो दोनों इस धरती पर आए हैं। आज फिर एक और नन्ही परी को इस धरती पर उतारी हैं। जरीना की बात सुनकर के तबस्सुम ने कहा, जरीना आपा, जिंदगी में चोट खाते खाते तुमने इतना कुछ सीख लिया जितना मैं भी नहीं सीख पाई। इतनी अच्छी अच्छी बातें तुमने कहाँ से सीखी? शर्माते हुए जरीना ने कहा, इतनी तारीफ मत करो छोटी आपा, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जिंदगी के तजुर्बे ने मुझे सब कुछ सिखा दिया और फिर आप लोगों के संगत में रहते रहते भी बहुत कुछ सीख लिया है। सबकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में डॉक्टर सोनाली के साथ साजिद की पत्नी नर्स शिवानी आई तबस्सुम को देखने के लिए। डॉक्टर सोनाली को देख करके जरीना उठ करके खड़ी हो गई तो सोनाली ने कहा, बैठो बैठो जरीना, उठकर खड़ी होने की जरूरत नहीं है। अब हम पराए नहीं हैं, यह हॉस्पिटल भी तुम्हारा घर बन गया है। जब से हॉस्पिटल में तबस्सुम एडमिट है, तुमने तो हॉस्पिटल को ही घर बना लिया। मुस्कुराते हुए जरीना ने कहा, सब मेरी बहू शिवानी के कारण हुआ है डॉक्टर साहिबा। मेरी बहू नहीं होती तो बड़ी आपा और घर को कौन संभालता? बड़ी कर्मठ है, ड्यूटी भी करती है, घर भी संभालती है। मेरा साजिद बहुत किस्मत वाला है जो इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है। शर्माते हुए नर्स शिवानी ने कहा, अम्मी, आप भी सबके सामने इतनी तारीफ कर रही हैं, मैं अपनी ड्यूटी करती हूं, इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है? डॉक्टर सोनाली ने कहा, तारीफ करने लायक तुम हो ही इसलिए कर रही हैं। तुम हमारे हॉस्पिटल की बहुत काबिल नर्स हो। बस इस साल तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, सभी नर्सों का इंचार्ज तुम बनने वाली हो। किसकी ड्यूटी कहां पर होगी यह तय करना अब तुम्हारा काम होगा। डॉक्टर सोनाली की बात सुन करके जरीना चहक पड़ी। सच कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मुस्कुरा करके डॉक्टर सोनाली ने कहा, तो क्या मैं सबके सामने झूठ बोलूंगी? तबस्सुम को चेकअप करने के बाद डॉक्टर सोनाली ने कुमार भार्गव की ओर देख करके कहा, आपका प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कुमार साहब की जितनी तारीफ करूं कम है। दोनों बच्चों को आपने बिल्कुल हीरा बना करके तराशा है। हिंदुस्तान में तो दोनों की शोहरत जंगल की आग की तरह फैल गई है, अब विदेशों में भी फैलने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर सोनाली, आप बस देखते जाइए दोनों आगे और क्या क्या कमाल करते हैं। मुस्कुरा करके कुमार भार्गव ने कहा, उस्ताद आप जैसे हो तो शागिर्द भला कैसे कम हो सकते हैं? मानना पड़ेगा आपके प्रेम को। विदेशों में इतनी शोहरत दौलत सब कुछ छोड़ करके आप भारत में आ गए केवल अपने प्रेम के लिए। कुर्निश करती हूँ आपके सच्चे प्रेम को। ऐसा प्रेम आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। लोग तो अपने कैरियर के लिए प्रेम की बलि चढ़ा देते हैं। कर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। हंस तो आपका बेटा है, शोहरत के भागीदार आप भी हैं। हंस को आपने जितनी अच्छी शिक्षा दी है उसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बात करते करते गर्व से कुमार भार्गव की आंखें चमक उठी। डॉक्टर सोनाली भी भावुक होकर के अचानक बोल पड़ी, हंस आपका भी तो है। डॉक्टर सोनाली के मुंह से बात निकलती उससे पहले ही तबस्सुम बोल पड़ी, हंस हमारा भी बेटा जैसा ही है, हमने भी उसे बेटे से कम नहीं समझा है। आप यही कहना चाहती थी डॉक्टर सोनाली? तबस्सुम ने बात बीच में काट दी, इसलिए डॉक्टर सोनाली को भी समझ में आया कि यह बात जरीना की बहू शिवानी को पता नहीं है, इसलिए उसके सामने यह राज खोलना ठीक नहीं है। तबस्सुम ने कहा, डॉक्टर सोनाली मुझे डिस्चार्ज कब करोगी? मुझे घर जाने को बहुत मन हो रहा है। अरे हाँ तबस्सुम, मैं तो बताना ही भूल गई, तुम्हारा डिस्चार्ज लेटर बन गया है, तुम्हें आज डिस्चार्ज कर रहे हैं कुमार साहब।
आप अपनी पत्नी और फूल सी बच्ची को लेकर के घर जा सकते हैं। बीच में आकर के मुझे दिखा देना, कभी भी कोई परेशानी हो, चाहे रात के 3 बजे हो, मुझे फोन करके बताना। कुमार भार्गव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं और उनमें से भी आप दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपकी बातें सुन करके, आपको देख करके मन में श्रद्धा भर जाती है। डॉक्टर सोनाली की बात सुन करके तबस्सुम खुशी से चहक पड़ी। कुमार मुझे घर ले चलो, 1 हफ्ता हो गया हॉस्पिटल में, अब और अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर सोनाली आप अदरवाइज मत लेना, आपके हॉस्पिटल में तो घर से भी बेहतर फैसिलिटीज है, मगर घर तो घर है, इसमें अदरवाइज लेने वाली कौन सी बात है। ड्यूटी के बाद हमें भी लगता है जल्दी से घर पहुंचें। घर केवल ईंट और गारे से बनी हुई कोई इमारत नहीं होती है, घर के मेंबर से घर होता है। जरीना ने तबस्सुम को छेड़ने के लिए कहा, मुझे पता है छोटी आपा को कुमार साहब के बिना और हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता है। जिस्म हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और दिल घर में है। जरीना की बात सुन करके कुमार जोर जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, जरीना आपा तुमने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। तब्बू के बिना भला मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। घर में, मेरा भी तो घर में जिस्म पड़ा हुआ है, दिल तो इधर ही रहता है। तबस्सुम तुम गलत मत समझना, दिल तुम्हारे पास नहीं है, मेरी बेटी के पास रहता है। तबस्सुम ने थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए कहा, मुझे पता था बेटी के आ जाने के बाद तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तबस्सुम की बात सुन करके वहां पर जितने लोग थे सब लोग हंस पड़े और माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो गया। मन में खुशी और चेहरे पर खुशी का आलोक लेकर के डॉक्टर सोनाली और नर्स शिवानी दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सबकी हंसी की आवाज गूंज रही थी कि इतने में हंस और मयूरी दोनों मुख पर खुशी की उजली किरण लेकर के कमरे में प्रवेश किए। मयूरी ने हंस के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शंख को दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी दोनों बच्चों की इस प्रगति से बहुत खुश हैं। खासकर शंख अब हंस और मयूरी की जिंदगी से दूर है, इसलिए थोड़ी सी निश्चिंतता भी है। कॉलेज में जो हंस के फैंस हैं, हंस को पा करके तो बहुत ही खुश हैं, मगर इस बार जब मयूरी ने एडमिशन लिया तो सभी फैंस की पागलपन और बढ़ गई। पहले ही दिन मयूरी को सबने घेर लिया, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे तो मयूरी घबरा गई। इतने सारे सवालों का जवाब देना उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। हंस को पता था कॉलेज जाने के बाद मयूरी को फैंस घेर लेंगे। एक जगह बहुत भीड़ देख करके हंस सीधा वहीं पर आया और मयूरी को घिरे हुए देख करके स्टूडेंट से पूछा, आज पहला ही दिन है, आप लोगों ने इस तरह इसे क्यों घेर रखा है। एक ने कहा, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं, हमारे मन में जो सवाल है वही पूछ रहे हैं। क्या सवाल हैं आपके मन में? यही कि इन्होंने इस कॉलेज में ही क्यों एडमिशन लिया। इसका तो सीधा सा उत्तर है, मयूरी को यही कॉलेज पसंद आया है। एक दूसरे फैंस ने कहा, नहीं, इस बात का जवाब यह नहीं है। फिर आप ही बताइए क्या जवाब है, हम डांसर मयूरी के मुंह से सुनना चाहते हैं। मयूरी ने कहा, मुझे यह कॉलेज पसंद है पहले से ही, इसलिए मैं इस कॉलेज में आई हूं और कोई कारण नहीं है। किसी फैंस ने हंसते हुए कहा, यह जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर आप ही बताइए क्या सही है। मयूरी ने कहा, आप इसलिए इस कॉलेज में आई हैं क्योंकि आप डांसर हंस से मोहब्बत करती हैं। यह बात आपको किसने बताई? जब भी आप दोनों डांस करते हैं तो आप दोनों के चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। हमने कई बार आप लोगों का प्रोग्राम देखा है, जब हम सही एक्सप्रेशन नहीं देंगे, हाव भाव से यह बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम राधा कृष्ण के प्रेम भाव को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रियलिटी कैसे आएगी? बड़ा अजीब प्रश्न है आपका। कई बार पत्रकारों को इंटरव्यू देते समय भी आप लोगों का हाव भाव और आंखों का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पता चल जाता है, बिना प्यार के ऐसा एक्सप्रेशन देना संभव नहीं है। इस बार हंस ने विनम्रता से कहा, अगर ऐसा है भी तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप हमारे फैंस हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। इस तरह घेर करके मयूरी से सवाल जवाब करने से वह परेशान होती है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, प्लीज
उसे जाने दीजिए। एक फैंस ने कहा, हमें मयूरी के मुंह से अपनी मोहब्बत का इकरारनामा सुनना चाहते हैं। आप सुन करके क्या करेंगे? अगर वह हमसे प्यार भी करती है तो इस बात से तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। जब दो डांसर एक साथ डांस करते हैं, एक ही प्रोफेशन में हैं, तो इस उम्र में प्यार होना तो लाजमी है। यही बात हम डांसर मयूरी की जुबानी सुनना चाहते हैं। सबसे छुटकारा पाने के लिए मयूरी ने कहा, हाँ मैं हंस से प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। हंस इस कॉलेज में है, इसलिए मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। सारे के सारे फैंस एक साथ ताली बजा करके मयूरी का स्वागत करने लगे। हंस ने कहा, अब तो बेचारी को जाने दी, उसने इकरारे मोहब्बत कर दी। एक ने कहा, डांसर हंस, अब हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आप मयूरी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। बिना रुके बेधड़क हंस ने कहा, खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अब तो उसे जाने दीजिए। सबने मयूरी को जाने के लिए रास्ता दे दिया तो हंस ने मयूरी का हाथ पकड़ करके उसे ले जा करके एक पेड़ की छांव में बैठ गया। फिर एक फैंस का हुजूम आकर के दोनों को घेर लिया। दोनों थोड़ी देर शांति से बैठना चाहते थे, मगर यह कॉलेज है, यहाँ पर शांति से उन दोनों को कोई बैठने नहीं देगा। यह बात दोनों को समझ में आ गई। सेलिब्रिटी होने का फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। आज मयूरी का पहला दिन है, इसलिए हंस ने सोचा आज तो पढ़ाई लिखाई कुछ होना नहीं है, तो मयूरी के साथ अकेले में थोड़ा सा समय बिताया जाए। मगर कॉलेज में इतने फेमस डांसर को अकेले में समय बिताना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कॉलेज के स्टूडेंट तो पागल हैं दोनों को पा करके। पहले एक था, अब एक से भले दो। सभी फैंस तो यही इंतजार कर रहे थे कि दोनों को साथ साथ देखें। इस बार सबके मन की इच्छा पूरी हो गई और जब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक प्रेमी युगल की बात ही अलग है। हंस ने मयूरी से पूछा, कैसा लग रहा है कॉलेज में आकर के? बिल्कुल स्वर्ग सी अनुभूति हो रही है। बहुत बड़ा सपना था इस कॉलेज में आने का। तुम इस कॉलेज में ही क्यों आना चाहती थी? किसी और कॉलेज में भी तो जा सकती थी। तुम्हें सब कुछ पता है, यह सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे कहाँ पता है? क्यों? अभी सबके सामने मैंने कहा तो तुमने सुना नहीं क्या? सबके सामने कहने से क्या होता है? मैं तो तुम्हारे मुंह से अकेले में सुनना चाहता हूँ। क्यों आई तुम इस कॉलेज में? मयूरी ने मुस्कुरा करके हंस की आंखों में देख करके कहा, क्योंकि मुझे एक पागल से मोहब्बत है। मोहब्बत है? मोहब्बत है। हंस ने मयूरी का हाथ पकड़ करके कहा, कौन है वह पागल, मुझे बताओ, मैं अभी उसकी जान ले लूंगा। है कोई? मैं क्यों बताऊं? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जलन हो रही है क्या? केवल जलन नहीं है, सिर पर खून सवार है। मयूरी ने हंस के पीठ पर एक चपत लगाते हुए कहा, तुम तो हमेशा कहते हो मैं किसी और से दोस्ती कर लूं। अगर मुझे कोई दोस्त मिल गया तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अब तो मैं कॉलेज आ गई हूं, कोई दोस्त ढूंढ लूंगी। तुम बहुत सताते थे, मुझे हमेशा कहते थे मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर यह जलन क्यों हो रही है? कहना क्या जरूरी है? तुम आंखों की भाषा पढ़ नहीं सकती है? नहीं आता मुझे आंखों की भाषा पढ़ना। मैं तो तुम्हारी जुबानी सुनना चाहती हूं। आज तक तुमने मुझे कभी कहा नहीं कि मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मत कहो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे भी तुम्हारा परवाह नहीं। कॉलेज में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं जो मेरे पीछे भागती हैं। एक तो बिल्कुल पागल है मेरे लिए। अच्छा ऐसा है क्या? कॉलेज में अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो उससे दोस्ती कर लूंगा, उसका हाथ पकड़ लूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। उस लड़की की जान क्यों लोगी? जब हंस तुम्हारे सामने है तो हंस की जान नहीं लोगी क्या? प्यार से हंस को देखते हुए मयूरी ने कहा, मेरे हंस की जान मैं कभी नहीं ले सकती। मैं तो अपने हंस को कभी कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकते। तुम मुझे परेशान करते हो मगर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। तुम बहुत भोली हो, थोड़ा बहुत मुझे परेशान किया करो, तभी तो प्यार में मजा आता है। प्यार की कशिश बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि कभी कभी तुम मुझसे लड़ाई करो, उसके बाद खूब प्यार करो, मगर तुम ऐसा करती ही नहीं। तुम अगर कॉलेज की किसी लड़की से बहुत ज्यादा बात करोगे तो मैं बहुत लड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी लड़ाकू हूं। बाप रे, मुझे लेकर के इतनी पॉजिटिव हो, लड़ाकू विमान कहीं की। तुम्हें पता नहीं है क्या? बचपन से ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुमसे कोई लड़की बात करती थी तो मैं कितनी लड़ती थी, याद है तुम्हें? याद कैसे नहीं रहेगा? शंख जब भी तुमसे दोस्ती की बात करता था तो तुम कितनी भड़क जाते थे। उस समय मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है, इसलिए समझ में नहीं आता था कि दोस्ती करने में हर्ज क्या है। मुझे भी प्यार का अर्थ मालूम नहीं था, मगर शंख से दोस्ती कर
करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और याद आया हमारी क्लास की आरुषि ने जब एक दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। कितना रोई चिल्लाई थी मैं। मेरा रोना सुन करके सब इकट्ठा हो गए थे। जब सबको पता चला था सब कितना हंस रहे थे। सब कुछ याद करती हूं तो आज मुझे बहुत हंसी आती है अपनी नादानी पर। किसे मालूम था बड़ी होकर के वही नादानी मोहब्बत में बदल जाएगी। शंख की बात पर याद आया, मुझे मालूम है शंख को दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हाँ पता है, तो क्या करूं। तुम्हें शंख से इतनी चिढ़ क्यों होती है? उसने हरकतें ऐसी की कि मुझे उससे बहुत चिढ़ होने लगी। हमारे प्यार के बीच में कबाब में हड्डी बना था। अच्छा हुआ दिल्ली चला गया, वरना फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देता। अभी शंख ऐसा नहीं रहा मयूरी, पहले से काफी सुधर गया है। उसके मन की बात तुम क्या जानो। जब फिर आएगा लखनऊ में तो हो सकता है फिर कोई मुसीबत खड़ी करे। पर एक बात मैं कह देती हूँ हंस, उसने अगर इस बार मुझसे कोई बदतमीजी की तो मैं थप्पड़ मारूंगी उसके गाल पर। अब मयूरी बच्ची नहीं रही, कॉलेज गर्ल बन गई है। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे बहुत प्यार आता है। तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि मुझ पर तुम्हें प्यार आता है। कैसे बताऊं कि प्यार आता है? प्यार तो एक भावना है, मन की भावना को भी तो जताना पड़ता है। तुम बताओ कैसे बताऊं? बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तुम बिल्कुल बुद्धू हो बचपन से। मैं क्या बताऊं कैसे जताना है? मयूरी ने मुस्कुरा करके हंस की आंखों में देखा और कहा, कैसे बताओगे? मुझे क्या पता, जब जताऊंगा तब देख लेना। फिर भी बताओ ना कैसे प्यार जताओगे? जब तुम मुझे अकेली मिलोगी तुम्हें बाहों में भर करके तुम्हारे माथे को चूम लूंगा। अभी भी तो हम दोनों अकेले हैं। यह कॉलेज का कैंपस है पागल, आसपास लोग घूम रहे हैं। मुंह से कह देता हूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। प्यार के साथ तुम मेरी इज्जत भी करते हो। जिसे मैं प्यार करता हूं दिल की गहराई से, उसकी इज्जत करना तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्यार में इज्जत नहीं है उस प्यार को प्यार नहीं कहते हैं मयूरी, उसे हवस कहते हैं। जिस दिन हम दोनों की शादी हो जाएगी तब मैं जी भर करके तुम पर प्यार लुटाऊंगा। तब तक हम दोनों को आपस में दूरी बना करके रखना चाहिए। खुश होकर के मयूरी ने कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे साथ मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे कि दूर से कुछ सीनियर लड़के लड़कियां आते हुए दिखाई दिए तो दोनों सावधान हो गए। दोनों से सवाल जवाब करेंगे, उन दोनों को पता है। उनके सवालों का जवाब देने के लिए दोनों तैयार होने लगे। सभी सीनियर लड़के लड़कियां आ रहे हैं देख करके हंस और मयूरी दोनों उठ करके खड़े हो गए। वैसे तो हंस अब पुराना छात्र है, फिर भी उसके जो संस्कार हैं उसके कारण सीनियर का सम्मान करना उसके रक्त में शामिल है। हंस अभी सेकंड ईयर में है। फाइनल ईयर के लड़कों के साथ सेकंड ईयर के 2-3 लड़कियां भी आई हैं। उसमें उर्मिला रघुवंशी भी है जो कॉलेज में आते ही हंस के पीछे पड़ गई है। हंस ने उसे अपने करीब आने का मौका नहीं दिया, इसलिए मन ही मन खफा है। सीनियर लड़कों में एक और लड़का है, मयूरी के पापा के दोस्त अनिल गोयल का बेटा प्रतीक गोयल। प्रतीक गोयल ने मयूरी और हंस का परफॉर्मेंस कई बार देखा है मगर आमना सामना कभी नहीं हुआ। आज हुआ है। फाइनल ईयर के बाद प्रतीक गोयल के पापा अनिल गोयल मयूरी से उसकी शादी कराना चाहता था मगर मयूरी तैयार नहीं है। यह उसे जब पता चला तब से वह इंतजार में है कि कब उससे आमना सामना हो जाए और उससे बदला लिया जाए। उसका पुरुष अहम मयूरी को उसे नकारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पास आकर के प्रतिशोध की आग में जला हुआ प्रतीक गोयल ने कहा, तो आप दोनों यहाँ बैठ करके इश्क लड़ा रहे हैं। प्रतीक का साथ दिया बदले की भावना से ओत-प्रोत उर्मिला रघुवंशी ने। इन दोनों का और काम क्या है? स्टेज पर भी ऐसे इश्क लड़ाते हैं जैसे दोनों की शादी हो गई और दोनों सुहाग रात मना रहे हैं। फूहड़ता की सारी हद पार कर दी। इतनी तीखी बातें सुन करके दोनों को एक फैन सुधांशु ने कहा, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दोनों इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, सब लोग इनका बहुत इज्जत करते हैं। हमारे कॉलेज में आए हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारे कॉलेज में नहीं आते तो कभी इन दोनों से बात भी नहीं कर सकते थे। तुम लोग भी तो सभ्यता की सीमा लांघ रहे हो। प्रतीक गोयल गुस्से में बोल पड़ा, सुधांशु तू क्या इनका चमचा है? इन लोग तुझे कितने रुपए देते हैं? उर्मिला रघुवंशी ने कहा, बहुत पैसे वाले बन गए दोनों
कम उम्र में, इसलिए बहुत रुपए देते होंगे सुधांशु को। दोनों की बात सुन करके उनके चमचे हो करके हंसने लगे। सुधांशु क्या कहता, उसको मालूम है कि इन लोगों का स्वभाव कैसा है, इसलिए चुप हो गया। अब तक सारी बातें चुप होकर के दोनों सुन रहे थे। मयूरी तो आज पहली बार कॉलेज आई है इसलिए चुप है, मगर हंस अब तक अपने संस्कार के कारण चुप था। मगर जब मयूरी का इतना अपमान हो रहा है तो उससे चुप रहते नहीं बना। फिर भी उसने बड़ी विनम्रता से कहा, आप लोग इस तरह मयूरी की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक साथ डांस करते हैं। आज पहली बार मयूरी कॉलेज आई है इसलिए घबरा रही थी तो मैं उसके साथ यहां बैठ करके बात कर रहा था। प्रतीक गोयल चिल्ला पड़ा, तुझे क्या इश्क लड़ाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? खुले मैदान में बैठ करके इस लड़ा रहा है बेशर्म। कॉलेज में तो कितने लड़के लड़कियां एक जगह बैठ करके हंसी मजाक करते हैं। बहुत से प्रेमी प्रेमिका भी हैं जो पेड़ के नीचे बैठ करके प्यार की बातें भी करते हैं। यह तो कोई नई बात नहीं है। हम दोनों अगर एक जगह बैठ करके बात कर ली तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हंस ने जवाब दिया, तू अभी जूनियर है फिर भी जबान लड़ा रहा है। तुझे अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या? सीनियर जब सीनियर जैसा व्यवहार करे तब रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगा? आप सीनियर जैसा व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको हम दोनों से क्या प्रॉब्लम है। इतनी देर बाद मयूरी ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि हंस का बहुत अपमान कर रहे हैं सब लोग और हंस का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। फिर भी उसने विनम्रता से कहा, घर की बातें कॉलेज में लाना जरूरी नहीं है, मगर मजबूर हो करके मुझे कहना पड़ रहा है। जनाब प्रतीक गोयल के पापा चाहते थे कि इनसे मेरी शादी हो जाए, मगर मैंने मना कर दिया, इसलिए हंस पर इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्यों प्रतीक सर, मैं सही कह रही हूं ना? व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का अच्छा मौका मिला आपको। आप अगर कॉलेज के बाहर होते तो मैं आपको बता देती कि मयूरी क्या है। मयूरी को जब उसके पापा दबा करके नहीं रख पाए तो आप किस खेत की मूली हैं। आगे से ध्यान रखना, कॉलेज के सीनियर होकर के जूनियर का सिर खरीद नहीं लिया है। अगर हंस के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी होगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार आपको माफ कर दिया, आगे से बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। आपके नाम से लिखित शिकायत मैं कॉलेज के डीन को दूंगी। गुस्से से मयूरी की आंखें लाल हो गई। मयूरी की बात सुनकर के सब लोग खामोश रह गए, मगर उर्मिला रघुवंशी ने कहा, धमकी किसे दे रही है तू? तुम एक डांसर हो इसलिए तुमने पूरा कॉलेज को खरीद लिया है क्या? तुम्हारी धमकी से कौन डरता है? उर्मिला रघुवंशी जी, आप मेरी सीनियर हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूं। मेरे डांसर होने से आपको क्या प्रॉब्लम है? हंस ने कहा, डांसर होने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए है कि मैंने इसे लिफ्ट नहीं दिया। बहुत दिनों तक मेरे पीछे पीछे दुम हिलाती हुई घूम रही थी, मैंने दाना नहीं डाला तो गुस्सा हो गई। आज आई है बदला लेने के लिए। हंस की बात सुनकर के मयूरी जोर से हंस पड़ी। हंसते हुए कहा, वाह क्या कॉलेज के सीनियर हैं, इनको देख करके तो मेरा जी मिचला रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट का अगर यह हाल है तो इस देश का क्या होगा? सब अमीर जादियों और अमीर जादे हैं, शायद इनको भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। खुद को तो कमाना होता नहीं है, बाप के पैसे से ऐश कर रहे हैं। खुद मेहनत करके कमा करके देखिए, आसानी से शोहरत और दौलत नहीं मिलती है। बचपन से लेकर के अब तक हमने बहुत मेहनत की है, तभी जा करके यह शोहरत मिली है। आप लोगों के जैसे बाप की कमाई में ऐश करते तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। मेरे पापा भी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर मैंने तो ऐसा नहीं किया। अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं आज इस ऊंचाई पर हूं। क्या आप लोगों की बदतमीजी सहने के लिए? जाइए जाइए अपना काम करिए। हमें कायदा सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें कायदे से रहना आता है, नहीं तो साथ साथ इतने साल कभी प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। मयूरी की बात सुनकर के प्रतीक गोयल के पुरुष अहम को इतनी चोट लग गई कि वह बोल पड़ा, बहुत अच्छा भाषण देती हो, डांसर तो बन गई हो, अब देश के प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। प्रतीक गोयल, आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं जरूर बनूंगी प्रधानमंत्री। आपसे वोट भी नहीं मांगूंगी और कोई मदद भी नहीं मांगूंगी। मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है आपसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो पक्का है कि मैं आप जैसा आवारा नहीं बनूंगी। गुस्से से मयूरी ने मन की भड़ास निकाल दी। जब नहले पर दहला मिला प्रतीक गोयल को तो साथ में खड़े कुछ लड़के लड़कियां जोर जोर से हंस पड़े। प्रतीक गोयल खुद को बहुत अपमानित महसूस करने लगा और वहां से चला गया। पीछे पीछे उर्मिला रघुवंशी भी जाने लगी तो मयूरी ने
थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। खुद को उर्मिला मंतोडकर समझने वाली उर्मिला रघुवंशी सुन करके जाओ। फिर कभी हंस को परेशान करने की कोशिश की तो इस कॉलेज में टिक नहीं पाओगी। बेहतर है कि अपनी आदत सुधार लो और एक अच्छा इंसान बन करके दिखाओ। जिंदगी में कुछ करो, अपनी मेहनत के दम पर कुछ बनो, फिर आ करके मेरे सामने खड़ी होना। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर के बात कर सको। बहुत से मेरे फैंस हैं जो मुझसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, मगर बेचारे मिल नहीं पाते हैं। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि मैं इस कॉलेज में आई हूँ, इसलिए मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हो, वरना तुम जैसे करोड़ों लड़कियां हैं इस देश में। उर्मिला रघुवंशी ने मयूरी की बात सुन करके उसकी ओर आग उगलती नजर डाली तो मयूरी ने कहा, आंखों में जो आग है ना, इस आग को अच्छे काम में लगाओ, देखना एक दिन सफलता की मसाल जल उठेगी। एक पल भी रुके बिना उर्मिला रघुवंशी चली गई। पीछे पीछे उसके कुछ चमचे भी चल दिए। 2-3 लोग रह गए जिन लोग सच्चे मायने में हंस और मयूरी के फैंस हैं। एक फैंस दिवाकर जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उसने कहा, असल में हम आप दोनों से मिलने आए हैं। आप दोनों को देख करके हमें बड़ी खुशी हुई, कभी सोचा ही नहीं था आप दोनों से मिलने का मौका मिलेगा। हंस ने कहा, जब आप हमारे फैंस हैं तो उन बंदरों के साथ क्यों आए थे? ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती करना क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? क्या करें, हम पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कैसे कर सकते हैं? उस पानी में क्यों जाते हैं जहां पर मगरमच्छ हैं या फिर अमीरजादे हैं, इसलिए उनके पीछे घूमते रहते हैं। खेपते हुए दिवाकर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आज तक तो हमें प्रतीक कभी बुरा नहीं लगा, मगर अचानक इतनी बदतमीजी कैसे की समझ में नहीं आई। उसका कारण तो मयूरी ने बता दिया आप सबको। जाति दुश्मनी निकाल रहा है। इंसान का बेसिक नेचर अगर अच्छा होता है तो ऐसे में रास्ते से हट जाता है। किसी से जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते हैं पैसे के दम पर। आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल भी यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। मयूरी भी अभी नई आई है कॉलेज में, इसे जरा पुरानी होने दीजिए, फिर देखना यह लड़की बिल्कुल दूसरों से अलग है। अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करती है। इस उम्र में किसी को इतना सफलता तो ऐसे नहीं मिल जाती है। किसी में जब तक कोई क्वालिटी नहीं हो तब तक यह संभव नहीं है। 2nd ईयर की एक रुचि ने कहा, हंस 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मुझसे कभी कोई शिकायत मिली है क्या तुम्हें? रुचि, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की सोचा था, तुम भी इन लोगों के साथ आई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हें इनके साथ देख करके। मैं जानती हूं तुम पढ़ाई में अच्छी हो, अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हो, अपने कैरियर पर ध्यान दो। हंस, मैं आगे से तुम्हारी बात ध्यान में रखूंगी, मुझे गलत मत समझना। मैं मयूरी से दोस्ती करना चाहती हूं, क्या मयूरी मुझसे दोस्ती करेगी? क्यों नहीं रुचि, हंस ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है, तुमसे दोस्ती करने में मुझे खुशी होगी, मगर एक शर्त पर, तुम इन बेतुके लड़कों के साथ घूमोगी नहीं। कहते हैं ना कि संगत का असर किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा संगत मत करना जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। अगर परिवर्तन नहीं भी आया तो कीचड़ उछल करके तुम्हारा दामन भी तो गंदा हो सकता है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी मयूरी, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। मयूरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज से तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी सीनियर हो, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम दोनों की दोस्ती हमेशा रहेगी, मेरा पक्का वादा। मयूरी की बात सुनकर के रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखों में आंसू लेकर के मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं तो तुम्हारी जूनियर हूँ रुचि, तुम मुझसे सीखना पसंद करोगी क्या? दोस्ती में जात पात ऊंच नीच सीनियर जूनियर की बात होती ही नहीं है। दोस्ती तो दोस्ती होती है। दोनों की दोस्ती पर वहां खड़े सब लोगों ने तालियां बजाई और दोनों का स्वागत किया। एक सीनियर लड़का सौमित्र दास गुप्ता अभी तक चुपचाप था। इतनी देर के बाद उसने आगे आकर के कहा, मैं सौमित्र दास गुप्ता इस कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करता हूं। पिछले साल हमारे कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हंस ने एकल नृत्य किया था भरतनाट्यम पर। इस बार हम चाहते हैं कि दोनों का युगल नृत्य हो, हिंदुस्तान क्लासिकल में और वेस्टर्न डांस के साथ फ्यूजन में भी हो, जो इन दिनों हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। इस प्रोग्राम में मैं शहर के सभी अखबार वालों को और सभी मीडिया वालों को बुलाने वाला हूं, ताकि तुम दोनों के नाम के साथ साथ कॉलेज का नाम भी सब जगह फेमस हो जाए। इस बात को लेकर के हमारे कॉलेज डीन ने खास करके मुझसे रिक्वेस्ट की है। मैं तुम दोनों की इच्छा जानना चाहता हूं।
हंस ने कहा, पिछले साल भी मैंने मना नहीं किया था, इस साल भी मैं तैयार हूं, मगर मयूरी की राय जानना भी जरूरी है। मयूरी ने खुश होकर के कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली हूं। यह मेरा एक कर्तव्य भी बनता है। अब से मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूं, तो अपने कॉलेज का नाम तो रोशन करना चाहूंगी। मैं तैयार हूं। खुश होकर के सौमित्र दास गुप्ता ने हाथ जोड़ करके कहा, आप दोनों बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इतनी सफलता के बाद भी आप दोनों में बिल्कुल भी किसी तरह का अहंकार नहीं है। मैं किस शब्द से आप दोनों का धन्यवाद करूं पता नहीं। आई एम ग्रेटफुल। आप जैसे इतने बड़े हस्तियों से मुझे सहमति मिल गई, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इस खुशी के मौके पर वहां पर खड़े सभी लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। सबके चेहरे पर खुशी और उत्साह देख करके हंस और मयूरी के चेहरे पर भी खुशी का उजाला फैल गया। आज कॉलेज का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह है। 25 वर्ष पहले कुमार भार्गव और तबस्सुम ने वार्षिक सांस्कृतिक समारोह में युगल क्लासिकल नृत्य किया था। आज हंस और मयूरी का क्लासिकल नृत्य और वेस्टर्न डांस के फ्यूजन का युगल परफॉर्मेंस है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट, स्टाफ और प्रोफेसर्स सभी बहुत उत्साहित हैं दोनों का नृत्य देखने के लिए। इस समारोह को देखने के लिए डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी, डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी, कुमार भार्गव, तबस्सुम और मयूरी की मां सुलेखा राय सिंघानी भी उपस्थित हैं। मयूरी के पापा अपूर्व राय सिंघानी बहाना करके फंक्शन में नहीं आए, क्योंकि आजकल बेटी से उनकी बहुत अनबन चल रही है। जब से मयूरी ने अपने पापा के दोस्त अनिल गोयल के पुत्र प्रतीक गोयल से शादी के लिए इनकार कर दिया, तब से दोनों बाप बेटी में वार्तालाप लगभग बंद है। दोनों का नृत्य जब शुरू हुआ तो कुमार भार्गव और तबस्सुम अपने जमाने के उस क्षण में पहुंच गए जब दोनों ने ऐसे ही कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह में युगल नृत्य किया था, और वहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। वर्तमान फिर इतिहास को दोहरा रहा है। कुमार भार्गव और तबस्सुम दोनों सपनों में खो गए। हंस और मयूरी की जगह दोनों खुद को कल्पना करने लगे। नृत्य समाप्त हुआ तो सबने जोर से तालियां बजाई। तब दोनों को होश आया कि नृत्य समाप्त हो गया। सबकी तालियां जब रुक गई तब दोनों ताली बजाने लगे। हाल में उपस्थित दर्शकों की ओर से देखने लगे। सबने जब एक बार कुमार भार्गव की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे हंस कुमार भार्गव की युवा छवि है। एक पत्रकार से रहा नहीं गया तो बहुत जल्दी से चल करके दोनों के पास आ गया और कुमार भार्गव से पहला प्रश्न दाग दिया। मैंने अपने सीनियर पत्रकार से सुना है कि किसी जमाने में आप भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे और आपकी धर्म पत्नी तबस्सुम मैम भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। तब भी आप दोनों ने ऐसे ही युगल क्लासिकल नृत्य किया था। क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मुझे भी इन दोनों को देख करके अपना जमाना याद आ गया। कुमार साहब, एक बात बताइए, हंस से आपका कोई रिश्ता है क्या? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? हंस काफी कुछ आपके जैसा दिखने में है। ऐसा लगता है युवा अवस्था में आप भी ऐसे ही थे। किसी दो इंसान में इस तरह की समानता बहुत कम देखने को मिलती है। हमने सुना है मगर आंखों से पहली बार देखा है। पत्रकार की बात सुनकर के कुमार भार्गव सोच की दुनिया में उलझ गया। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हंस मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून बह रहा है उसकी रंगों में। यह तो किस्मत का फेर है जो वह आज किसी दूसरे का बेटा कहलाता है। पत्रकार ने तबस्सुम से पूछा, तबस्सुम मैम, आपको अपने अतीत की छवि देख करके कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है अच्छा ही लग रहा है। वह भी क्या जमाना था। हमारा डांस देख करके कैसे लोग पागल हो गए थे। आज इन दोनों के लिए पूरा कॉलेज पागल है। देख करके बहुत खुशी हो रही है। आखिर दोनों आपके ही शागिर्द हैं, आप तो खुश होंगे ही। पत्रकार की बात सुन करके तबस्सुम सोचने लगी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि हंस केवल मेरा शागिर्द नहीं है, मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है अपना। तभी तो मुझे जो कुछ भी आता था सब कुछ उड़ेल करके उसे दे दिया। ठीक है मैम, फिर आप लोग एंजॉय करिए, पत्रकार ने कहा और वह चला गया। समारोह खत्म होने के बाद मयूरी और हंस अपने मम्मी पापा एवं कुमार भार्गव और तबस्सुम के पास आए। पहले तो डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी ने दोनों को बधाई दी और गले लगा लिया। उसके बाद कुमार भार्गव और तबस्सुम ने भी दोनों को बधाई दी और गले लगा लिया। आखिर में मयूरी अपने माँ के पास गई और उनके गले से लग गई। सुलेखा ने खुश होते हुए कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। जीवन में जो
संघर्ष मैंने किया है उसका अच्छा परिणाम अब दिख रहा है। हंस भी पास में ही खड़ा था। मयूरी की मम्मी सुलेखा ने हंस को बधाई दी और उसे भी गले लगा लिया। सुलेखा को पता है एक दिन हंस ही उसकी बेटी का जीवन साथी बनने वाला है। सुलेखा हंस को बहुत पसंद करती हैं और प्यार भी बहुत करती हैं। पूरा प्रोग्राम मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ और पूरे देश में हंस और मयूरी के नाम का डंका बजने लगा। पूरे देश में उसके फैन इतने पागल हो गए कि रात को सबने इस सफलता का उत्सव मनाया। दूसरे दिन अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हंस और मयूरी की फोटो छपी। दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि जब प्रतीक गोयल ने अखबार उठा करके देखा तो गुस्से से पेपर पटक दिया। गुस्से से लाल पीला होकर के बड़बड़ाने लगा, इस पर कटी की तो मैं वो हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मेरे जैसे एक बड़े बिजनेसमैन के लड़के को उसने रिजेक्ट कर दिया। मैं इसको कभी किसी को बनने नहीं दूंगा। डांस करना तो दूर की बात, लोगों के सामने आने से भी कतराएगी। दूसरे दिन जब हंस और मयूरी कॉलेज गए तो सभी फैंस ने दोनों को घेर करके बहुत सारे सेल्फी ले। कोई भी फैन यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। दूर खड़ा होकर के प्रतीक गोयल और उसका गैंग यह सब देख करके जल भून गया। अच्छा मयूरी, अब मैं अपनी क्लास में जाता हूं और तुम अपनी क्लास में जाओ, हंस ने मयूरी से कहा और अपनी क्लास की ओर चला गया। मयूरी भी अपनी क्लास की ओर जाने लगी तो प्रतीक गोयल और उसके गैंग ने उसे रास्ते में रोक लिया और घेर करके खड़ा हो गए। अचानक यह सब होने से मयूरी थोड़ी देर के लिए घबरा गई, फिर खुद को स्ट्रांग बना करके कहा, यह क्या बदतमीजी है, मुझे घेर करके क्यों खड़े हो गए आप सब। प्रतीक गोयल ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अब तक तो सारे फैंस तुम्हें घेर करके खड़े हो गए थे और सेल्फी ले रहे थे, अब हम खड़े हो गए हैं, हमारे साथ भी सेल्फी ले लो। अपना मोबाइल निकालो और सेल्फी लेने के लिए उसने मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने के लिए जैसे ही मयूरी के पास आकर के खड़ा हो गया तो मयूरी दूर हट गई और कहा, सेल्फी और आपके साथ? आप तो मेरे फैन नहीं हैं, आपके साथ मैं क्यों सेल्फी लूं? किसने कहा मैं तुम्हारा फैन नहीं हूं? मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूं, मगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? जबरदस्ती करने के अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तुम तो उस हंस के लिए पागल हो जिसके मम्मी पापा का तो कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं किसका गंदा खून है। जबान संभाल करके बात करो प्रतीक गोयल, हंस मेरा दोस्त है, उसके बारे में तुम इस तरह की गंदी बातें नहीं कर सकते हो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? गुस्से से मयूरी आपसे तुम पर उतर आई। अधिकार की क्या बात है? जो सच है वही कहा है मैंने। तुम्हारा यह बेकार का सच सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाने दो। मयूरी जैसे ही जाने लगी तो प्रतीक गोयल ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रतीक गोयल की बदतमीजी देख करके मयूरी को खून खौल उठा। आज तक उसके साथ इस तरह की बदतमीजी किसी को करने की हिम्मत नहीं हुई। शंख तो फिर भी दूर से बात करता था, हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की, वो भी सबके सामने। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा प्रतीक के गाल पर। तिलमिला करके प्रतीक गोयल ने उसे अपने करीब खींच करके कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की। आज तुम्हारी वो हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। प्रतीक गोयल ने मयूरी के चेहरे के पास अपना चेहरा ले आया और अपने दोस्तों को कहा, प्रवीण हम दोनों का फोटो ले लो, मैं यह फोटो सोशल मीडिया में डाल दूंगा, देखता हूँ इसके फैंस इसकी इज्जत कैसे करते हैं। मयूरी ने प्रतीक गोयल की जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, कोई है बचाओ मुझे, इन बदमाशों ने मुझे घेर लिया है। वहीं से सौमित्र दास गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था। आवाज कानों में पड़ी और भीड़ देख करके वह दौड़ करके आया। सारा माजरा देख करके कहा, प्रतीक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयूरी आप यहाँ पर क्यों हैं? सर मैं अपनी क्लास की ओर जा रही थी, इन बदमाशों ने मुझे घेर लिया। प्रतीक गोयल ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ उसने बहुत बड़ी बदतमीजी की। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींचा सबके सामने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कॉलेज में लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी होती है। गुस्से से मयूरी की आंखों में आंसू आ गए और आंखें आग उगलने लगी। सौमित्र दास गुप्ता ने कहा, प्रतीक तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें मालूम है मयूरी के कितने फैंस हैं इस कॉलेज में? अगर सबको बुला लिया तो तुम्हारी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। सौमित्र सर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, इस प्रतीक के लिए तो मैं अकेली काफी हूं। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं लिखित में कॉलेज के डीन को इसके बारे में शिकायत करूंगी। आज मेरे साथ
इसने बदतमीजी की है, कल किसी और लड़की के साथ कर सकता है, इसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए, इसकी शिकायत मैं डीन से करूंगी। प्रतीक को मैंने बहुत बार समझाया लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आता है। आपको शिकायत करनी है तो कर सकती हैं, अगर गवाही देने की जरूरत पड़ी तो मैं दूंगा, सौमित्र दास गुप्ता ने कहा। थैंक यू सौमित्र सर, मेरी मदद करने के लिए। यू ऑलवेज वेलकम मयूरी। गुस्से से तेज कदमों से मयूरी अपनी कक्षा की ओर चली गई। मयूरी और सौमित्र दास गुप्ता कॉलेज के डीन डॉक्टर आशुतोष सक्सेना के कमरे में बैठे थे। प्रतीक को बुलाने पर वह आया और सिर झुका करके खड़ा हो गया। डीन आशुतोष सक्सेना ने प्रतीक से सीधा सवाल किया, आज तुमने डांसर मयूरी के साथ बदतमीजी की है क्या? उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की है क्या? उसने तुम्हारे बारे में लिखित शिकायत की है। सर मैं भी डांसर मयूरी का फैन हूं, इसलिए उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। तुमने डांसर मयूरी से पूछा कि तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए वह तैयार हैं कि नहीं? सर मुझसे गलती हो गई, खुशी में मैं पूछना भूल गया। सौमित्र दास गुप्ता ने कहा, सर प्रतीक गोयल गलत बोल रहा है। मयूरी के साथ वह जबरदस्ती सेल्फी ले रहा था, उसका हाथ भी पकड़ लिया था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उसने मयूरी को घेर लिया था। मयूरी ने जब हेल्प के लिए आवाज लगाई तो दौड़ करके मैं गया तो मैंने देखा प्रतीक गोयल मयूरी का हाथ पकड़ा हुआ है और जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी ले रहा था। प्रतीक गोयल पहले भी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुका है, मगर वो लड़कियां मयूरी जैसी सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए उसके डर से चुप रह गई। मैं सब कुछ जानता हूं, मगर मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा। प्रतीक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह आदत से मजबूर है। बड़े बाप का बेटा है, इसलिए हमेशा पावर दिखाता रहता है। सारी बात सुन करके डीन आशुतोष सक्सेना ने मयूरी से कहा, तुम क्या चाहती हो मयूरी बेटा? आखिर कॉलेज कैंपस में तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ की गई है और इसका गवाह अभी है। सौमित्र, तुम बाकी लड़कों का नाम जानते हो क्या? हाँ सर, मैं सबको जानता हूँ, सबके नाम की लिस्ट बना करके मुझे दे देना। अभी देता हूँ सर। सौमित्र ने एक पेपर लिया और उसमें प्रतीक गोयल के सारे दोस्तों का नाम लिख दिया। सभी लड़कों का नाम देख करके कॉलेज डीन डॉक्टर आशुतोष सक्सेना ने कहा, हूँ तो ये सारे लड़के अमीरजादे हैं, कॉलेज में पढ़ने नहीं आते हैं, मटर गश्ती करने आते हैं, अपने बाप के पैसों से ऐश करते हैं। हमारा कॉलेज का नाम खराब हो रहा है इन लड़कों के कारण। मयूरी ने बहुत स्ट्रांग होकर के कहा, सर मैं कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती हूं। आज मेरे साथ जो हुआ है और किसी भी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि प्रतीक गोयल और उसके दोस्तों को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए। मयूरी की बात सुनकर के प्रतीक गोयल डर गया और हाथ जोड़ करके कहा, सर अब की बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे कॉलेज से मत निकालिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस साल मेरा फाइनल ईयर है, मैं बीए की डिग्री पूरी भी नहीं कर पाऊंगा। यह बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था प्रतीक गोयल। वैसे तो तुम्हारे बारे में काफी शिकायतें मेरे पास आई, मगर आज की शिकायत बहुत गंभीर है। तुम्हें माफी मांगना है तो मयूरी से मांगो। मयूरी अगर तुम्हें माफ कर देती है तो इस पर मैं पुनर्विचार कर लूंगा। प्रतीक गोयल मयूरी के पास आकर के मयूरी से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे इस बार माफ कर दो मयूरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। कॉलेज कैंपस में एक लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी अपने सारे दोस्तों के साथ, किसी गैंग रेप से कम नहीं है। तुम जैसे लड़कों पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सर मेरी जो इच्छा है मैंने आपको बताई है, कार्रवाई करना आपका काम है। सर मैं तो यहीं पर नहीं रुकूंगी, मेरे पास गवाह है, मैं इसके नाम से अदालत में केस करूंगी। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है, मेरी मम्मी का क्लास फ्रेंड है और मुझे एज ए डांसर बहुत पसंद करते हैं। मैं इस प्रतीक गोयल को जेल की हवा खिला करके छोड़ूंगी। गुस्से से मयूरी का पूरा चेहरा लाल हो गया। आज की इस तरह की बेइज्जती को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सौमित्र दास गुप्ता ने कहा, सर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रतीक गोयल मयूरी का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींच रहा है। आप यह वीडियो देख लीजिए, इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है। प्रतीक गोयल की ओर देख करके डीन आशुतोष सक्सेना ने कहा, मयूरी की शिकायत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए आज से मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूं। तुम अब जा सकते हो प्रतीक गोयल। जाने से पहले प्रतीक गोयल एक और बात सुन करके जाओ, अगली मुलाकात हमारी अदालत में होगी, जब तुम कटघरे में खड़े रहोगे और मैं बेंच पर बैठ करके तमाशा देखूंगी। मयूरी के चेहरे पर जीत की खुशी। मयूरी नहीं चाहती थी कि प्रतीक गोयल
क्या किसी भी लड़के के कैरियर से वह खिलवाड़ करे, मगर जब बात किसी लड़की की इज्जत पर आ जाती है तो उसे नजरअंदाज भी करना एक गुनाह है। आज नजरअंदाज कर दिया तो कल फिर यह गुनाह और बड़ा रूप ले सकता है। डीन के निर्णय पर मयूरी के चेहरे पर खुशी की किरण दिखाई दी और सौमित्र दास गुप्ता भी आज खुश है, यह सोच करके कि कॉलेज का गुंडा गैंग कॉलेज से चला गया, अब कभी किसी की लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होगी। मयूरी ने जब सारी बातें हंस को बताई तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कॉलेज के कुछ लड़कों का कैरियर अपनी करनी के कारण बीच राह में ही समाप्त हो गया। इस हादसे से मयूरी का नाम जुड़ा है, इसलिए हंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह सोच में पड़ गया, एक तो सारे लड़के अमीर जादे हैं और ऊपर से गुंडे जैसा स्वभाव है, कहीं मयूरी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। इस बारे में मुझे किससे बात करनी चाहिए? हाँ, याद आया, कुमार अंकल से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी जमाने में कुमार अंकल इसी कॉलेज के छात्र नेता हुआ करते थे और साथ साथ एक बहुत अच्छे डांसर भी हुआ करते थे। वही शायद कोई अच्छा रास्ता निकाल सकें। सारी बातें सुन करके इतनी देर में तुम क्या सोच रहे हो हंस? मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं मयूरी, तुमने बिल्कुल सही किया है। आज तक लड़कियां जो नहीं कर पाई तुमने करके दिखाया है, मगर एक खतरा मेरे मन को डरा रहा है। क्या हंस, जरा जरा सी बात पर तुम डर क्यों जाते हो? कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं घर जाकर के मम्मी से सारी बातें डिस्कस करूंगी और प्रतीक गोयल के नाम से कोर्ट केस करूंगी। कोर्ट केस का नाम सुन करके हंस थोड़ा घबरा गया और मयूरी को समझाने लगा, जो हो गया सो हो गया, उसे प्रतीक गोयल को अच्छी शिक्षा मिल गई। कोर्ट केस करने की जरूरत क्या है मयूरी? जरूरत है हंस। प्रतीक गोयल अपने गुंडों को लेकर के कभी भी हम दोनों पर अटैक कर सकता है और मैं यह होने नहीं देना चाहती। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो मेरे मम्मी के क्लासमेट हैं। मम्मी सीधा जा करके उनसे बात करेंगी, उसके बाद वो जो सलाह देंगे हम उस पर अमल करेंगे। कोर्ट केस किए बिना प्रतीक गोयल चुप नहीं बैठेगा। अमीर बाप का बेटा है ना, और उसके मेल ईगो को बहुत चोट पहुंची है। मगर मयूरी, सौमित्र दास गुप्ता सर ने अगर गवाही देने से इनकार कर दिया तो? सौमित्र सर बहुत अच्छे इंसान हैं। कॉलेज में कलवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ छात्र यूनियन के नेता भी हैं, और उन्होंने जो वीडियो क्लिप मुझे दिया है वह तो बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं भी दूंगा, क्योंकि हम दोनों से प्रतीक गोयल ने बहुत बदतमीजी से बात की थी। केवल एक समस्या है हंस। कौन सी समस्या? जब मेरे पापा को सब कुछ पता चलेगा तो घर में तूफान उठेगा, क्योंकि अनिल गोयल पापा के बहुत जिगरी दोस्त हैं। बिजनेस वर्ल्ड में दोनों की अच्छी हैसियत है। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी तो आंधी तो जोरों की आने वाली है। फिर तुम क्या करोगी मयूरी? आंधी आएगी तो आने दो। मम्मी और हम दोनों भी तो किसी पर्वत से कम नहीं हैं। हम दोनों को उड़ा करके ले जाना इतना आसान नहीं है। पहले भी हमारे घर में आंधी आई है मेरे डांस को लेकर के। हम लोगों ने हार नहीं मानी। सभी इंसान को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। फिर हम क्यों किसी की इच्छा के वशीभूत होकर के जिएं? तुम्हारे इसी स्पिरिट और एटीट्यूड से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा ही सशक्त होना चाहिए, वरना जिंदगी रोते रोते कट जाती है। अच्छा मयूरी, जो भी होता है मुझे फोन करके बताना। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। थैंक यू हंस, मुझे सपोर्ट करने के लिए। हमारे बीच में अभी भी थैंक यू शब्द आना चाहिए क्या? ओके ओके, आगे से नहीं कहूंगी। घर में जो कुछ भी होता है सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारा घर आ गया है, तुम उतरो, मैं निकलता हूं। बाय बाय हंस, कल मिलते हैं। मयूरी ने एक स्माइल दी तो हंस ने भी स्माइल दे करके अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। मयूरी ने घर में आकर के सारी बातें अपनी मम्मी सुलेखा को बताई। सुन करके सुलेखा इतना आश्चर्यचकित हुई, कुछ देर के लिए निशब्द हो गई। यह सोचने लगी, मयूरी जैसी एक सेलिब्रिटी के साथ कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? यह सब मयूरी के पापा अपूर्व के कारण हुआ है। अपूर्व अगर अनिल गोयल के बेटे प्रतीक गोयल से मयूरी की शादी की बात नहीं करते तो प्रतीक गोयल को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। जब अपूर्व को यह बात पता चली होगी तो
घर में तूफान उठेगा, मगर मुझे भी मुंह तोड़ जवाब देना है। मम्मी इतनी देर से आप क्या सोच रही हैं? मैंने कोई गलत कदम उठाया है क्या? तुमने जो भी किया है एक हिम्मत वाली लड़की का काम किया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम्हारे कारण कॉलेज की कई और लड़कियां सुरक्षित हो गई हैं। फिर तुम क्या सोच रही थी? सोच रही थी अगर तुम्हारे पापा ने प्रतीक गोयल से तुम्हारी शादी की बात नहीं की होती तो यह सब होता ही नहीं। एक तो गलती की और ऊपर से घर आ करके कोहराम मचाने वाले हैं अपूर। हमें डट करके सामना करना पड़ेगा बेटा। मैं पापा के सामने दबने वाली नहीं हूं मम्मी। मैंने तो बल्कि सोचा है प्रतीक गोयल के नाम से कोर्ट केस करना है। गुंडों के साथ में मुझे घेर करके उसने जो बदतमीजी की है वह किसी गैंग रेप से कम नहीं है। मगर बेटा कोर्ट केस होगा तो हम दोनों को जब जरूरत पड़े वहां हाजिरी देनी पड़ेगी। उसके लिए गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे छात्र नेता सौदीप दास गुप्ता सर गवाही देने के लिए तैयार हैं मम्मी। ऐन मौके पर अगर वह मुकर गया तो तब क्या करेंगे हम दोनों माँ बेटी? मेरे पास वीडियो क्लिप है। आजकल वीडियो क्लिप को तो सबसे अच्छा प्रूफ माना जाता है। फिर भी बेटा इसमें समय बहुत वेस्ट होगा। एक तो तुम्हारी पढ़ाई, ऊपर से डांस प्रैक्टिस, बहुत समय खराब होगा सब में। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो मम्मी एक बात बताओ, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आनंद सुब्रमण्यम आपके क्लासमेट रहे हैं ना? हाँ, मगर बहुत सालों से उससे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर कॉलेज के जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शादी के बाद तो किसी से दोस्ती रखने नहीं दी तुम्हारे पापा ने। मम्मी किसी भी तरह उनको फोन नंबर पता करो और आप एक बार फोन लगा करके बात तो कर लो। अगर बातें हो जाती हैं तो उनको सारी घटना बताना। मुझे विश्वास है जरूर मदद करेंगे। अच्छी बात याद दिलाई तुमने बेटा। तुम्हारा दिमाग चारों ओर घूमता है। आज के जमाने में लड़कियों को अपना दिमाग चारों ओर घुमाना चाहिए। केवल लड़के ही क्यों यह काम करें? लड़कियां किसी से कम है क्या? मैं अपनी सहेलियों और दोस्तों से फोन पर बात करके देखती हूँ, किसी ना किसी के पास तो अवश्य होगा उसका नंबर। मैं बात कर लेता हूँ, फिर वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है मम्मी, ऐसा ही करो। ठीक है, तुम्हारी बात पर मैं एग्री हूँ। प्रतीक गोयल को अगर खुला छोड़ दिया गया तो कभी भी तुम्हारे और हंस के लिए खतरा साबित हो सकता है। अभी तो उस कॉलेज में तुम्हें 3 साल पढ़ना है। दोनों माँ बेटी की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दोनों को पता चल गया कि मयूरी के पापा अपूर राय सिंघानी का आगमन हो गया है। सुलेखा ने कहा, अब चुप हो जाओ मयूरी, तूफान मेल आ गया है। देखो क्या हंगामा होता है घर में। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा मम्मी। इतनी जल्दी प्रतीक गोयल अपने पापा को नहीं बताएगा कि उसे कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तूफान मेल। ठीक है, तब तक हम दोनों बचाव के लिए तैयार हो जाएंगे। बचाव तो करना ही पड़ेगा मम्मी। अन्याय के सामने झुकने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूं। और क्यों झुकूं? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है। जिसने गुनाह किया है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। इस बात से अगर अपूर राय सिंघानी को कोई प्रॉब्लम है तो होने दो। मयूरी के पापा अपूर्व ने घर में घुस करके देखा दोनों माँ बेटी बैठ करके आराम से बातें कर रही हैं। सुलेखा उठ करके जाने लगी तो अपूर्व ने कहा, आज मीटिंग बहुत थकान हो गई है सुलेखा, एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिलेगी क्या? मम्मी कुछ बोले उससे पहले ही मयूरी ने कहा, पापा आज मैं चाय बना करके पिलाती हूँ आपको। तुम्हें चाय बनानी आती भी है क्या? तुम्हें तो डांस से फुर्सत ही नहीं है। मेरे डांस से आपको क्या प्रॉब्लम है पापा? जब देखो तब डांस को लेकर के आप कटाक्ष करते हो। डांस के अलावा मैं पढ़ाई लिखाई भी तो करती हूँ और मौका मिले तो मम्मी से खाना बनाना भी सीखा है। मेरे हाथ की चाय पी करके देखो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है बनाओ, देखता हूँ पी करके कितनी अच्छी चाय बनाती हो। बैठते हुए अपूर्व ने कहा, सुलेखा तब तक एक गिलास पानी पिला दो, ठंडा ठंडा। जुलाई का महीना है मगर बारिश नहीं है। गर्मी तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तुम बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। अपूर्व आराम से सोफे पर सिर टिका करके बैठ गया और दिन भर की थकान उतारने लगा। आज थोड़ा हल्के फुल्के मूड में है, देख करके सुलेखा को भी अच्छा लगा। आंखें बंद करके अपूर्व सोचने लगा, बहुत दिन हो गए अनिल से बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई। इस बार बिजनेस पार्टी में भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं कल ऑफिस पहुंच करके एक बार बात करता हूं बिजनेस के बारे में भी, क्या
प्रोग्रेस हो रही है, जानकारी मिल जाएगी। चाय की ट्रे लेकर के आते हुए मयूरी ने कहा, पापा चाय आ गई है, पी करके बताइए कैसी बनी है। अपूर्व ने एक कप चाय उठा ली और एक चुस्की लगा करके कहा, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने बेटा, सब कुछ तुम कब कर लेती हो? मुझे तो लगता है डांस के अलावा तुम कुछ जानती ही नहीं हो, फिर आप डांस को लेकर के बात कर रहे हैं। पापा आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे कॉलेज का दिन कैसा रहा। हाँ बताओ कैसा रहा कॉलेज का दिन, कॉलेज लाइफ कैसी लग रही है? मयूरी मन ही मन सोचने लगी, कॉलेज का दिन कैसा रहा आपको बता नहीं सकती, मगर कॉलेज लाइफ अच्छी लग रही है, मेरे साथ हंस है, फिर क्यों बुरी लगेगी? पापा अच्छा ही था पापा, ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई यार, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होगी, कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई, दोस्ती भी हो गई, तुम तो आजकल सेलिब्रिटी हो, फैंस ने घेर लिया होगा। हाँ बहुत लोगों ने ऑटोग्राफ लिया और बहुत लोगों ने सेल्फी भी ली। मेरा सेलिब्रिटी होना आपको अच्छा नहीं लगता है क्या पापा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डांस के बारे में मुझे क्या पता? मम्मी का डांस देख करके ही तो आपने मम्मी से शादी की थी, फिर कैसे नहीं पता है? यह सब बातें तुम्हें मम्मी ने बताई हैं क्या? और कौन बताएगा, आपने तो कभी नहीं बताई। सुलेखा की ओर देख करके अपूर्व ने कहा, हर बात बच्चे को नहीं बताई जाती सुलेखा, बताई तो इसमें गलत क्या है? तुमने तो अपनी बेटी को डांसर बनाने की जिद पूरी कर ली, मगर मैं तो अपनी बेटी की एक बिजनेसमैन के घर में शादी करना चाहता था, मगर मेरा सपना तो पूरा ही नहीं हुआ। पापा की बात सुन करके मयूरी ने दो टूक कहा, शादी तो मैं अपने हिसाब से करूंगी, शादी को लेकर के मैं कोई समझौता नहीं करूंगी पापा, अभी तो जस्ट मैंने कॉलेज में एंटर किया है, अभी से शादी की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं चाहता था एंगेजमेंट करके रख लूं, उसके बाद शादी बाद में करूंगा। मयूरी सोचने लगी, जिस प्रतीक गोयल से मेरी शादी आप करना चाहते थे उसके बारे में जान करके आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप तैयार रहिए झटके को सहने के लिए, मैं तैयार रहूंगा हर तूफान का सामना करने के लिए। आज रविवार है, कॉलेज नहीं है, इसलिए सुबह तैयार होकर के हंस कहीं निकलने लगा तो उसकी मम्मी सोनाली ने पूछा, आज तो कॉलेज नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हो हंस? तुम्हारी डांस क्लास भी शाम को है। मम्मा मैं आज तबस्सुम मैम और कुमार सर की बेटी से मिलने जा रहा हूँ, मैंने उनकी बेटी को बहन माना है, वादा भी किया है कि कभी कभी मिलने जाया करूंगा, बहुत दिन से सोच रहा था मगर समय नहीं मिला। हंस घर में सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए झूठ का सहारा लिया। हंस की बात सुनकर के सोनाली सोचने लगी, तबस्सुम की बेटी तो तुम्हारी खुद की बहन ही है, तुमने उसे बहन माना है, मैं कैसे बताऊं बेटा कि सच क्या है? सब जान करके तुम बर्दाश्त कर पाओगी कि नहीं, इसी का डर है हमें, मन में एक बोझ है मगर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कहीं हंस को सच तो पता नहीं चल गया है। तबस्सुम और कुमार तो नहीं बताएंगे, मगर हो सकता है कि मुमताज बानो ने बता दिया हो। सोनाली के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सोनाली को चिंतित देख करके हंस ने कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो मम्मा? मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मिल करके वापस आ जाऊंगा। बेमन से सोनाली ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, फिर जल्दी से आ जाना, अच्छे से ड्राइव करना। मम्मी आप इतनी उदास हो करके कह रही हैं तो ठीक है मैं नहीं जाता, पता नहीं क्यों मुझे लेकर के आप इतनी चिंतित हैं। आजकल तो मैं छोटा नहीं रहा, कॉलेज भी तो अकेला ही जाता हूं और ड्राइव करके ही जाता हूं। हंस की बातों का जवाब दिए बिना सोनाली सोचने लगी, मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे जाने से मुझे चिंता क्यों होती है? मैं नहीं चाहती कि तुम तबस्सुम और कुमार से ज्यादा मिलो, अगर बातों बातों में उन लोगों ने सच बता दिया तो पता नहीं तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी, पता नहीं तुम क्या निर्णय लोगे, तुम्हारे निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं नहीं चाहती कि सच तुम्हें पता चले और तुम हमें छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे जी पाएंगे बेटा? सोनाली के चेहरे पर उदासी देख करके हंस उदास होकर के चुपचाप बैठ गया। हंस के चेहरे पर उदासी देख करके सोनाली ने कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम्हें अगर तबस्सुम की बेटी से मिलने का मन हो रहा है तो मिले बिना तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। एक हल्की सी मुस्कुराहट दे करके कुछ सोचते सोचते हंस निकल पड़ा। मम्मा मुझे लेकर के इतना चिंता क्यों करती हैं? तबस्सुम मैम और कुमार सर से मिलने पर आपत्ति क्यों करती हैं? उनके साथ ही तो मैं डांस भी करता हूं, अगर उनकी एकेडमिक में जा सकता हूं तो उनके घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ रहस्य तो अवश्य है, कुछ बात है जो मम्मी पापा मुझसे छुपा रहे हैं। ठीक है, अगर छुपाने में भलाई है तो कोई बात नहीं। सुबह के नाश्ते के बाद तबस्सुम और कुमार भार्गव ड्राइंग हॉल में बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। अचानक डोर बेल बजी तो कुमार ने उठ करके दरवाजा खोला तो देखा सामने हंस खड़ा है।
हंस को देख करके कुमार के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर के कहा, आओ आओ हंस बेटा, सुबह सुबह तुम्हें देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज सूरज हमारे घर के दरवाजे पर निकला है। गुड मॉर्निंग कुमार सर, आपने तो मुझे सूरज बना दिया। सुबह सुबह मुझे अपनी चांद जैसी बहन से मिलने का बहुत मन हुआ, इसलिए चला आया। सूरज और चांद भाई बहन, आज संडे है, कॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से और अपनी बहन से मिल करके आता हूं। हंस की बात सुन करके कुमार सोचने लगा, तुम दोनों ही तो मेरे जीवन आकाश के चांद और सूरज हो। तुम दोनों से ही तो जीवन में उजाला है। तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूं, जीवन भर यही आशा लेकर के तो जी रहा हूं। आप किस सोच में पड़ गए कुमार सर, मुझे घर के अंदर आने नहीं देंगे क्या? मुस्कुरा करके कुमार ने कहा, अरे आओ बेटा, अंदर आओ। अंदर आ करके हंस ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम। एक बड़ी सी मुस्कुराहट दे करके तबस्सुम ने कहा, वेरी गुड मॉर्निंग हंस बेटा, सोचा ही नहीं था सुबह सुबह तुम आओगे, तुम्हें देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, आओ बैठो। बैठते हुए हंस ने कहा, मेरी बहन कहां पर है? मुझे उसे देखना है। तुम्हारी बहन इस वक्त सो रही है, सुबह 5 बजे उठी थी, तब जग रही थी, अभी दूध पी करके सो गई है, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? मुझे तो उसे गोद में लेकर के प्यार करना है। तुम बैठो, बातें करो, थोड़ी देर में उठ जाएगी। अच्छा बताओ, सुबह सुबह तुम आए हो तो क्या खाना है, क्या पीना चाहते हो? मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ मैम। जब तुम हमारे घर में आए हो तो फिर घर से नाश्ता करके क्यों आए? तुमने कैसे सोचा कि बिना कुछ खिलाए तुम्हें भेज देंगे हम? बिना नाश्ता किए मम्मी कहाँ निकलने देती हैं? पहले अच्छे से खाना पड़ा, उसके बाद ही आने की परमिशन मिली है। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, मगर हम भी तो तुम्हें प्यार करते हैं। अब तुम्हें डबल डबल खाना पड़ेगा, बिना खिलाए तो हम जाने नहीं देंगे। मुस्कुरा करके हंस ने कहा, ठीक है मैं खा लूंगा, पर पहले आप दोनों से कुछ बातें करनी है, खास करके कुमार सर से। आश्चर्यचकित होकर के कुमार ने कहा, खास करके मुझसे क्या बात करनी है? ऐसी क्या बात है हंस? कॉलेज में मयूरी के साथ एक बुरी घटना घट गई। आश्चर्य से तबस्सुम ने कहा, बुरी घटना? वह भी मयूरी जैसी लड़की के साथ? वह एक फेमस सेलिब्रिटी है, कॉलेज में उसके साथ ऐसी कोई घटना कैसे घट गई? बात बहुत लंबी है, मैं बताता हूँ। मयूरी के पापा मयूरी की शादी उनके दोस्त के बेटे से करना चाहते थे। प्रतीक नाम का लड़का कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता है। उसने मयूरी के साथ मुझे देखा तो अपने कुछ दोस्तों के साथ आ करके हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। पहला दिन था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मयूरी ने तो अच्छी खासी बातें सुना दी थी। उसके बाद वह चला गया, मगर उसके मन में बदला लेने की आग जल रही थी। मुझे पता नहीं था। कॉलेज के फंक्शन के बाद एक दिन उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मयूरी को घेर लिया और मयूरी का हाथ पकड़ करके उसके साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती उसे अपने पास खींच करके सेल्फी लेने की कोशिश की। मयूरी ने लिखित में कॉलेज के डीन को शिकायत। कॉलेज के कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सौमित्र दास गुप्त ने यह घटना देखी और उसने वीडियो बना लिया था। उसने भी डीन को वह वीडियो दिखाया। सब कुछ देखने के बाद कॉलेज डीन ने प्रतीक और उसके दोस्तों को कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया। अब मयूरी चाहती है कि प्रतीक के नाम से कोर्ट केस करे। कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मयूरी के मम्मी के क्लास फ्रेंड हैं, उनसे मयूरी को हेल्प मिल जाएगी। आश्चर्य होकर के कुमार ने कहा, बाप रे, एक इतनी अच्छी लड़की के साथ इतनी घटना घट गई, यह तो बहुत सीरियस बात है। कॉलेज कैंपस में ऐसा करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे ख्याल से सब कुछ मयूरी के पापा के कारण ही हुआ है। ना शादी की बात होती और ना ही इतनी बड़ी घटना घटती। मैं आपसे यह पूछने आया हूं सर कि मयूरी का केस करना चाहिए कि नहीं? जितनी सजा प्रतीक को मिल गई है वह काफी है क्या? मयूरी कह रही है कि इस लड़के को अगर खुला छोड़ दिया तो कभी भी हम दोनों का नुकसान कर सकता है। आप भी उस कॉलेज में रह चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपसे एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हंस की बात सुनकर के कुमार भार्गव गहरी सोच में डूब गया। सारी बातें सुनकर के तबस्सुम ने कहा, मयूरी को सोचना गलत नहीं है। वह लड़का चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि उसके मेल ईगो को चोट पहुंची है। हो सकता है मौका मिलते ही फिर दोनों पर हमला करें। इतनी देर सोचने के बाद कुमार भार्गव ने कहा, मुझे लगता है जितनी सजा उसे मिल गई है काफी है। अगर कोर्ट केस हो गया तो उसका जेल होना पक्का है, क्योंकि किसी लड़की को कॉलेज कैंपस में इस तरह अपने दोस्तों के साथ घेर करके बदतमीजी करना किसी गैंग रेप के बराबर है। मेरे ख्याल से
कुछ दिन तुम लोग शांत रहो, देखो क्या करता है। एक बार उसको सजा हो गई तो उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी, उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। कुमार की बात सुनकर के तबस्सुम ने कहा, फिर कोई हादसा हो जाए उसके लिए इंतजार करना है क्या? वह सुधरे कि नहीं सुधरे यह उसकी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम मयूरी और हंस के साथ बुरा होने नहीं दे सकते हैं। तुम्हारा कहना सही है तब्बू, मगर कई लड़कों की जिंदगी का सवाल है, उनका कैरियर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, कोर्ट केस बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ दिन शांत रहो और केयरफुल रहो, तुम लोग डरो मत। एक दिन जा करके मैं कॉलेज डीन से बात करूंगा ताकि तुम लोगों को सुरक्षा मिले। कुमार की बात सुनकर के तबस्सुम ने कहा, कॉलेज में सुरक्षा मिल जाएगी, मगर रास्ते में आते जाते अगर उन लोगों ने दोनों पर हमला किया तब क्या होगा कुमार? मुझे लगता है इन बदमाशों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ देर सोच करके कुमार ने कहा, क्या मयूरी के पापा से इस बारे में बात नहीं की जा सकती है? हो सकता है मयूरी के पापा प्रतीक गोयल के पापा को बात समझा दें ताकि प्रतीक गोयल आगे कुछ ना कर पाए। हंस ने कहा, मगर मयूरी के पापा से बात कौन करेगा? वैसे भी मयूरी के पापा को मयूरी का डांस करना पसंद नहीं है, ऊपर से अगर यह घटना सुनी तो हो सकता है मयूरी के घर में आंधी तूफान आए। मैं नहीं चाहता कि मयूरी के साथ कोई बुरी घटना घटे। उसके पापा थोड़ा गर्म मिजाज के हैं और कंजरवेटिव माइंड के हैं। तुम चिंता मत करो हंस, मयूरी के पापा से मैं बात करूंगा। आज ही जाऊंगा शाम को मैं उसके पापा से बात करने के लिए, पर शाम को तो उसके पापा नहीं मिलेंगे, रात को घर लौटते हैं, आपको रात को जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं रात को ही चला जाऊंगा, मगर आज ही बात कर लूंगा। बात आगे बढ़े उससे पहले इस बात पर कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। कुमार भार्गव के चेहरे पर चिंता की लकीरें। खुश होकर के हंस ने कहा, थैंक यू कुमार सर, मुझे पता था आपसे मुझे मदद मिलेगी, इसलिए सुबह सुबह मैं आपके पास आया। तबस्सुम ने हंस करके कहा, इसका मतलब तुम अपनी बहन से मिलने नहीं आए, कुमार सर से बात करने के लिए आए थे। मैं दोनों काम करने आया। मैं मुस्कुरा करके हंस ने कहा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि तबस्सुम की बेटी तरन्नुम रोने लगी। किचन में हंस के लिए कुछ बना रही थी जरीना। तरन्नुम को रोना सुन करके दौड़ करके उसके पास जाने लगी तो तबस्सुम ने कहा, मैं जा रही हूँ जरीना, मैं उसे दूध पिला करके ले आती हूँ। तुमने हंस के लिए क्या बनाया उसे दे दो खाने के लिए। तबस्सुम दूध पिला करके तरन्नुम को लेकर के आई तो हंस ने उठ करके उसे गोद में ले लिया और पुचकारते हुए कहा, अरे अरे मेरी बहन क्यों रो रही है, भाई की गोद पसंद नहीं है क्या? तबस्सुम ने कहा, सो करके उठी है और नया चेहरा देखा इसलिए रो रही है। इतना अच्छा भाई और इतनी अच्छी गोद क्यों पसंद नहीं आएगी? तुम खा लो हंस, तुम्हारे लिए देखो जरीना ने क्या क्या बनाया है। बाप रे जरीना आंटी, मैं इतना सब कैसे खाऊंगा? हट्टा कट्टा जवान हो, अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? मैंने बड़े प्यार से बनाया है, खाना पड़ेगा। हंस ने कुमार सर की ओर देख करके कहा, कुमार सर आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। बेटा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो क्या हुआ, मैंने भी तो ब्रेकफास्ट किया है। तुम अभी जवान हो, मेरी उम्र हो गई है। कौन कहता है आपकी उम्र हो गई है? आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे दिखते हो। हम दोनों को अभी एक साथ किसी ने देख लिया तो सब यही कहेंगे कि हम दोनों भाई भाई हैं। हंस की बात सुनकर के कुमार सोच की दुनिया में विचरण करने लगा। दो भाई भाई या फिर बाप बेटा ही एक जैसे हो सकते हैं। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे बेटे हो, भाई नहीं। क्या सोच रहे हो कुमार सर? आइए आप मेरे साथ थोड़ा सा तो खाइए, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। क्या बनाया है जरीना ने? जरीना ने मुस्कुरा करके कहा, आपका मनपसंद वेजिटेबल कटलेट। उत्साहित होकर के हंस ने कहा, वाह वेजिटेबल कटलेट तो मेरी भी मनपसंद डिश है। जरीना आंटी आपको कैसे पता कि मुझे वेजिटेबल कटलेट पसंद है? लगभग सभी लोगों को वेजिटेबल कटलेट पसंद आता है, इसलिए मैंने वेजिटेबल कटलेट बनाया। साथ में धनिया पुदीना और दही की चटनी है। फिर तो आज मैं बिना सोचे ही खाऊंगा। कुमार ने कहा, खा लो बेटा, गर्मा गर्म सर्व किया है जरीना ने। भले ही आज लंच मत करना। बिल्कुल मैं वही करने वाला हूँ। वेजिटेबल कटलेट हंस ने पेट भर करके खाया और खा करके उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी की उजली किरण फैल गई। हंस को तृप्त देख करके आज तबस्सुम और कुमार भार्गव के चेहरे पर भी तृप्ति का भाव है। दोनों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मरुस्थल में खड़े दो प्यासे को पानी की दो बूंदे मिली हैं। हंस खुशी खुशी दोनों से दोबारा आने का वादा करके घर से निकल पड़ा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे।
भाग 11 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।